वेलकम टू क्वांटम क्लासेज इंडिया वाईटी। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 9th के लिए है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, हम लोग देखते हैं कि अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर ही गिरती है। और मून जो होता है अर्थ के राउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ होती है सन के राउंड रिवॉल्व करता है। आखिर ये क्यों करता है, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले न्यूटन की एक हम लोग स्टोरी सुनते हैं, जानते हैं। उनकी स्टोरी ये है, कहा जाता है कि एक बार एक एप्पल के गार्डन में बैठे थे, सेब के बगीचे में बैठे थे, और जब उस पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्होंने देखा पेड़ से एक एप्पल टूट करके जब गिरा तो वो नीचे की ओर ही गिरा। फिर उनके दिमाग में ये बात आई कि आखिर वो नीचे की ओर ही क्यों गिरा, ऊपर भी जा सकता था। फिर उस आर्गुमेंट को आगे बढ़ाए और उस चीज़ को सोचने लगे। तो फिर उन्होंने ये पाया कि इसका मतलब अर्थ ने एप्पल को अपनी ओर खींच लिया, अट्रैक्ट किया। अर्थ मून को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन मून को तो कभी अट्रैक्ट करते हुए नहीं दिखाई दिया। उसको तो हम फील नहीं कर पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने एक बात बताई कि अगर मान लीजिए जैसे हम लोग रस्सी में पत्थर को बांध लें और पत्थर को बांध करके उसको घुमाते हैं। जब घुमाते हैं उसको, तो जब तक हम लोग घुमाते रहते हैं, पत्थर को बांध लिया रस्सी में, इसे घुमा रहे हैं, तो जब तक हम घुमाते रहते हैं तो वो पत्थर जो है उसी सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। लेकिन अगर रस्सी टूट जाती है, जैसे अगर हम पत्थर ये बांधे, पत्थर बांधे और इसको हम घुमा रहे हैं, पत्थर को इसे घूम रहा है, तो जब घुमा रहे हैं तो ये घूम रहा है, ये रेडियस कुछ भी हो, तो उस केसेस में ये सर्कुलर पाथ में घूमता है। लेकिन अगर रस्सी टूट जाती है तो वो पत्थर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधे चला जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसी चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया कि जब कोई बॉडी जो है ना किसी पाथ पर घूमती है, जैसे ये मान लेते हैं कि हम रस्सी में बांध करके पत्थर को घुमा रहे थे, तो ये सर्कुलर पाथ है, तो इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन जो होती है इस सर्कुलर पाथ के प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर क्या होती है, फोर्स की डायरेक्शन, स्पीड तो कांस्टेंट रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है और हमारी रेडियस भी फिक्स्ड रखे हैं। तो ये क्या होता है कि स्पीड को जब हम कांस्टेंट रखे हैं, लेकिन क्या होता है कि इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये जो टेंजेंट होता है उस बॉडी पर लगने वाले जो क्या कहते हैं फोर्स का जो डायरेक्शन, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो उसको बताता है। और फोर्स किधर की ओर लगता है, फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी सेंटर की ओर, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो उन्होंने इसका ये बताया कि जो मून होता है और जो अर्थ होता है, ये जो दो बॉडी है, तो ये क्या करते हैं कि इनके बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि उस मून को सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए कंपेल किया रहता है, बाध्य किया रहता है। यदि किसी तरह से देखते हैं हम लोग, डोरी टूट जाती है तो वो पत्थर जो है ना वो सीधे चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें स्पीड तो हमारा क्या होता है, स्पीड सेम रहता है, लेकिन इसके हर पॉइंट पर कहीं भी हमको डायरेक्शन, यहाँ पे ये वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, ये सब वेलोसिटी का क्या है, डायरेक्शन, जहाँ पर भी हम ये टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो ये क्या बताता है इसका, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होता है, इसका वेलोसिटी चेंज होता है। स्पीड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी जो है इसका बदलता रहता है। फिर क्या करते हैं,
तो एक तो इन्होंने ये बात बता दिया कि इन दोनों के बीच में जो है कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए ये सर्कुलर पाथ में ही घूमता है। फिर प्रश्न आया कि आखिर जैसे एक न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ था उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो एक दूसरे को फोर्स लगाएगा। जैसे मान लेते हैं ये डस्टर लिया और ये चौक लिया, ठीक है, तो डस्टर भी चौक पे फोर्स लगा रहा है और चौक भी डस्टर पे फोर्स लगा रहा है। इसी तरह से डस्टर को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो अर्थ क्या करेगी, इसको, इस डस्टर को खींच लेगी, यानी कि अर्थ भी इस डस्टर की ओर फोर्स लगा रही है। तो जब ये फोर्स लगा रही है तो अर्थ वाला तुमको पता चल जा रहा है, लेकिन इसका नहीं पता चल रहा है। तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे कि जो हमारा न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि हम लोग पढ़े हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब यदि फोर्स को फिक्स्ड रख दिया जाए, इससे एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू निकाला जाए तो ये आ जाएगा F अपॉन m आएगा, ये आएगा। अब इसको फिक्स्ड कर दिया जाए, इसको कांस्टेंट मान लिया जाए फोर्स को, तो A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास आ गया। इसका मतलब जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और जिस बॉडी का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो फोर्स के बारे में तो हम लोग पढ़े ही हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। ये चेंज इन पोजीशन कर सकता है, यानी स्थान को चेंज कर सकता है। इसके साथ साथ मोशन यानी स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, फिक्स्ड फोर्स के लिए ये एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अर्थ होगी, अर्थ में का मास ज़्यादा होता है, अर्थ का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब हम 1/me करेंगे तो अर्थ में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और जबकि अगर कोई छोटी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें एक्सेलरेशन मान लेते हैं A0 प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मास तो क्या है, बहुत कम है। कोई छोटी ऑब्जेक्ट है, चौक, डस्टर, चाहे पर्सन को भी, तो इसकी ऑब्जेक्ट तो बहुत मास तो कम है, मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी इजीली हमको ये दिखाई दे देता है। जबकि अगर ये अर्थ का मास ज़्यादा है तो इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से जब हम उसको नहीं, तो हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, यानी उस पर फोर्स लगाती है, तो ऑब्जेक्ट भी उस अर्थ को अपनी ओर खींचती है। बस हमें महसूस इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का मास कम है, और मास कम होने के वजह से उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस्ड होता है वो हमको दिखाई दे देता है। और जबकि अर्थ का मास जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमको दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए हम कह पाते हैं कि अर्थ को वो ऑब्जेक्ट नहीं खींच पाती है या हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन से ये पता चला कि न्यूटन ने क्या बता दिया कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कहीं पर भी हो, वो क्या करती है, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है। जैसे अभी मैंने बताया कि ये चौक और डस्टर जो है ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी ये इसको फोर्स लगा रहा है, ये इसको फोर्स लगा, लेकिन महसूस क्यों नहीं होता, क्योंकि अर्थ के द्वारा जो हमारा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो ज़्यादा है और इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कम है। इस फोर्स को आगे एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक बात और बताई। उन्होंने क्या बताया कि ये जो फोर्स होता है, तो आज हम लोग जो ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं ना, वो ग्रेविटेशन है क्या, एक्चुअल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ने क्या नियम क्या बनाया, उन्होंने नियम बताया
कि ये जो फोर्सेज होते हैं वो किसके इक्वल होता है, यानी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है? एक बॉडी हमने यहाँ पर ले लिया, दूसरा बॉडी एक यहाँ ले लिया, ये मास सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमने डिफरेंट लिया। यहाँ से इनके जो सेंटर ऑफ मासेस हैं इनसे इनकी डिस्टेंस को r मान लिया, d भी मान सकते हैं। दो बॉडीज है A और B, इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते। ये जो पॉइंट है इनके सेंटर ऑफ मासेस है, तो m2 ऑब्जेक्ट को m1 अट्रैक्ट करेगा और m2 को m1 अट्रैक्ट करेगा, और इनके बीच में ये जो फोर्स लगेगा वो इक्वल लगेगा, और इस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे किसके इक्वल होता है। तो न्यूटन्स ने ये कहा था कि जो दो बॉडीज़ का जो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 into m2। The force of attraction between any two bodies is directly proportional to the product of their masses। And और क्या कहा था, और ये कहा था कि the force of attraction between these two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them। कहने का मतलब इनके बीच के जो डिस्टेंसेस हैं, इनके बीच के जो डिस्टेंसेस है इस डिस्टेंसेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्क्वायर कर दिया, इसका डिस्टेंस r मान लिया, स्क्वायर कर दिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस, इन दो इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इससे F इक्वल टू आता है, यहाँ पर जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या कर देते हैं, कांस्टेंट g हो गया m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर कैपिटल G हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल G को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं करता है, यानी प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी टेम्परेचर, प्रेशर या कोई भी चीज़ अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर दें तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका यूनिट क्या होता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम G की इसकी वैल्यू निकालें तो ये होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। लेकिन ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, कोई भी फिजिक्स की क्वांटिटी लिखते हैं तो उसका यूनिट लिखना ज़रूरी होता है। तो उसका यूनिट कैसे लिखते हैं, तो यूनिट निकलने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे, जिससे अगर कैपिटल G की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो कैपिटल G इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर F इंटू ये R स्क्वायर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर M1 इंटू M2। अब यहाँ पर जब हम इसकी यूनिट निकालेंगे, कैपिटल G इक्वल हो गया F इंटू R स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। तो जब हम इसका यूनिट निकालेंगे तो इसका यूनिट क्या निकलेगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन ये हो गया kg इंटू kg, तो यह आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, इसकी वैल्यू ये इतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये अब समझ में आ गया हो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट
attract each other, this force of attraction is called gravitational force. Once again, all objects in the universe attract each other and this force of attraction is called gravitational force. यानी यूनिवर्स का प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है या खींचता है और उनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स होता है उस फोर्स को ही, यानी जो आकर्षण फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास और वेट क्या चीज़ होता है। तो मास क्या चीज़ होता है, मास। जैसे हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े हैं, फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो फोर्स के बहुत सारे काम हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं कोई साइकिल से जा रहा है, पीछे से हमने धक्का दे दिया, जोर से धक्का दिया, स्पीड अगर कम स्पीड से जाता है स्पीड बढ़ जाएगा, यानी उसका मोशन चेंज हो गया। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है, जैसे हम ये डस्टर को यहाँ पर स्टेशनरी रखें, अब इस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई दूसरा चीज़ डायरेक्शन का बता रहे हैं, जैसे अगर कोई मोड़ होता है, मोड़ जहाँ पर हम लोग टर्निंग कहते हैं, जिसको टर्निंग है, टर्निंग पर अगर कोई कार जो है ना अचानक से मुड़ती है तो क्या होता है, जो पैसेंजर होता है, जो कार में बैठा हुआ पैसेंजर्स होता है, खिड़की के तरफ बहुत तेज़ी से फोर्स लगाता है। अगर खिड़की खुली हो तो वो बाहर ही गिर जाएगा, तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो यानी फोर्स कई सारी चीज़ कर सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है और साथ साथ में मोशन को भी चेंज कर सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि मास क्या चीज़ होता है। मास जो होता है, एक मास जानने से पहले जानते हैं एनर्शिया। एनर्शिया एक वर्ड ऐसा है कि एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके चलते वो पोजीशन चेंज करने का, मोशन चेंज करने का या डायरेक्शन चेंज करने का इसका क्या करता है, वो अपोज करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोजेज इट्स पोजीशन, मोशन और डायरेक्शन इज कॉल्ड एनर्शिया। तो अगर कोई हल्की चीज़ है, हल्की चीज़, तो उसको हमको उठाने में कम फोर्स लगेगा, लेकिन अगर कोई भारी चीज़ है तो उसको उठाने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो क्या होगा, यानी कि अगर बॉडी भारी है तो हम बोलते हैं ग्रेटर एनर्शिया, हेवी है, मास ज़्यादा है तो उसका एनर्शिया क्या है, ज़्यादा होती है। अगर हल्की है तो उसकी एनर्शिया कम होती है, यानी उसका अगर हमें पोजीशन चेंज करना हो, स्टेट चेंज करना हो तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से मास क्या होता है, मास इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्शिया। द ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर इट्स एनर्शिया। ठीक है, यानी अगर मास ज़्यादा है तो क्या होगा, एनर्शिया ज़्यादा होगी, मास कम है तो एनर्शिया कम होगी। तो इस तरह से मास क्या हो गया, मास इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्शिया। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर द एनर्शिया इज ग्रेटर एंड इफ द मास इज लेस देन द एनर्शिया इज ऑल्सो लेस। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं कि ये मास एक दो चीज़ें और होती है कि इसको ना अगर हम लोग प्लेस चेंज करेंगे तो नहीं चेंज होगा। प्लेस चेंज कर, जैसे यहाँ पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg ले रहे हैं, मून पे भी 5 kg होगा। अगर हम इन द स्पेस चले जाए कहीं पर भी तो वहाँ भी 5, यहाँ तक कि हम स्पेस से बाहर भी कहीं चले जाए तो वहाँ भी वही रहेगा। कहने का मतलब द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इट डज नॉट वेरी प्लेस टू प्लेस, यानी इट डज नॉट चेंज बाय द वेरिएशन ऑफ द प्लेस, यानी प्लेस टू प्लेस ही चेंज नहीं होता है। तीसरी स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है, किलोग्राम होता है और इसको हम लोग फिजिकल बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। तो ये मास की कुछ चीज़ें रहीं, डिफिनेशंस और इसके यूनिट्स रहे। किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी उसमें क्वांटिटी होती है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं क्वांटिटी कंटेंट इन द मैटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास, यानी उसमें कितना उसका क्वांटिटी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेट। वेट क्या चीज़ होता है, वेट होता है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ
इज कॉल्ड वेट। कैसे देखते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालेंगे वेट, तो वहां पर क्या होता है, W इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट के जगह पर हम लोग एक्सेलरेशन के जगह पर क्या रख लेते हैं, स्मॉल g की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। और g की वैल्यू कितना होता है, g की वैल्यू 9.8 होता है। ये m इंटू यहाँ पर 9.8 रख लेंगे। तो वेट जब भी बात करेंगे तो वेट क्या होता है, ये अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी बाय द अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट बॉडी। यानी अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगेगा, यानी अर्थ क्या करेगी, जिस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगी, उस फोर्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, वेट कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। वेट क्या हो गया, वेट इज द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट exerted by the earth towards its center। और तो ये चीज इसको हम कहेंगे। और वेट इक्वल टू W इक्वल टू mg। इसको हम लोग, वेट एक डायरेक्शनल होती है, यानी इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और साथ में वेट का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। किससे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। इसका जो यूनिट होता है न्यूटन होता है या किलोग्राम फोर्स होता है। 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है 1 kgf 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है, ये क्या करते हैं, मास के जगह पर हम 1 kg अगर रख लेते हैं तो वो 1 रहेगा, और g की वैल्यू रखते हैं 9.8 तो वहाँ पे 9.8 आ जाता है। यानी 1 kgf इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। ये तब होता है जब हम लोग g की वैल्यू 9.8 रखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग 10 रखेंगे तो वहाँ 1 kgf इक्वल टू हो जाएगा 10 न्यूटन। तो इस तरह से वेट और मास में क्या क्या डिफरेंस हुआ। सबसे पहला तो मास क्या चीज़ होता है, मास इज द मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया in which it is also the quantity contained in that object। यानी कि ये एक तरह का क्वांटिटी होती है जो कि उस ऑब्जेक्ट में होता है। दूसरी चीज़ कि इसको हम लोग फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं, जबकि वेट को किससे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। वेट क्या बताया, वेट इज द फोर्स which is attracted by the earth and unit of weight is Newton और किलोग्राम फोर्स। जबकि यूनिट ऑफ मास क्या बताया, यूनिट ऑफ मास होता है किलोग्राम। तीसरी चीज की मास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और चौथी चीज क्या बताया मैंने कि जो मास होता है, मास उसमें उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेस टू प्लेस मतलब वैरी नहीं करता है। और वेट क्या करता है, वेट जो है प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। तो इस तरह से हम करीब 5 डिफरेंस बताए मास और वेट में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो जानने से पहले थोड़ा सा क्या करते हैं कि एक चीज़ और हम लोग जा रहे हैं डिराइव करने कि जो अर्थ पे मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का, मून के मास का कितना हो जाता है, 6 टाइम्स ज़्यादा होता है। यानी ऐसे समझिए कि यानी कि अर्थ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है 60 kg तो मून पर वो हो जाएगा 1/6, कहने का मतलब 10 kg। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट on the moon is 1/6 of the mass that of the earth। ठीक है, तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे उसको हम आते हैं, सीखते हैं। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो है लेट मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट
any object, let mass of any object is m, m मान लिया, किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना मान लिया, m मान लिया, और वेट कितना मान लिया, एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, उसको मान लिया हम लोगों ने Wm। तो अभी बाय द न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो वेट होगा वहाँ पर वो कैपिटल G, ये मास ऑफ द मून इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द मून, इसका स्क्वायर। ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से ये लिख सकते हैं। सेम ऑब्जेक्ट का मास अगर हम लोग अर्थ पर मान लें WE, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, तो ये आएगा कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया, मून हो गया, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स होगा। इसी तरह से अब क्या हो गया, अब एक अर्थ हो गया, और दूसरा क्या हो गया, हमारा वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इनके बीच का जब फोर्स की बात करेंगे तो कैपिटल G m1 के जगह हमारा ये मास ऑफ अर्थ हो गया, और m की जगह मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो कैपिटल G me m अपॉन, अब रेडियस किसका होगा, रेडियस, अब यहाँ पर ये चूंकि ऑब्जेक्ट ये रखा गया है कहाँ पे, अर्थ के पास ही, तो रेडियस को RE ले लेंगे तो ये m होगा। अगर दूर रखा जाता तो रेडियस कुछ और लिया जाता, तो यहाँ पर RE स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये इक्वेशन अगर हम सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, WE अपॉन WM इक्वल टू आ जाएगा, कैपिटल G से G कट जाएगा, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ इंटू m अपॉन RE स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कैपिटल G मास ऑफ द मून इंटू m अपॉन RM स्क्वायर। ये कैपिटल G से कैपिटल G कटेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा RM स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये RE नीचे ही रहेगा, इंटू ये यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई मास ऑफ द मून इंटू मास ये ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो कैंसिल ही हो गया, तो और कुछ बचेगा नहीं, यही बचेगा। ठीक है, अब इनका जो है रेडियस ऑफ मून कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ द मून एंड अर्थ, इन दोनों की वैल्यू रखते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या। तो इस तरह से अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख दिया, किसकी वैल्यू रख दिया, जो हमारा रेडियस था किसका, मून का और अर्थ का रेडियस और उसका मास रख करके, और तब हम लोगों ने इसको आगे सिंप्लीफाई किया। तो इस तरह से हमारे पास जो वेट ऑन द मून ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इक्वल टू 0.165 विच इज इक्विवेलेंट टू 1.6 आ रहा है। मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.166 आएगा, तो इसलिए इसको हम 1/6 लिख लेंगे। इस तरह से देख पा रहे हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इक्वल टू 1/6, यानी जितना हमारे पास जो अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट होता है, मून पर जाने पर उसका वेट चेंज हो जाता है और वो 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट में लिखिए कि क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या समझ में नहीं आया। अगली वीडियो में हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए